आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हमारी सोसाइटी के द्वारा श्री बीके नाल जी ने मुझे बुलाया है और एक टॉपिक दिया है जिस पे उन्होंने कहा था कि मैं अपने विचार रखूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला और मैंने एक टॉपिक चुना, यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली अभी ये बहुत बर्निंग टॉपिक है और इस जस्ट लॉकडाउन के बाद मैं इससे गुजर रहा हूँ और उसे डायरेक्ट फेस कर रहा हूँ और मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और उन सब सवालों का और हमारे बीच जो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो एम्प्लॉयड थे और अनएम्प्लॉयड हो गए, जिनके पास वर्क था वो खो गया, ये सारी चीज़ों को लेके मैंने बहुत मंथन किया। और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे ऑफिस के मेरे कलीग्स और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की, क्योंकि उनके विचार को भी मैं सम्मिलित करके एक प्रेजेंटेशन बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जो भी बताने जा रहा हूँ वो मेरे अपने विचार हैं और मेरा अपना मंथन है और इससे अगर किसी को भी मेरी कोई व्यक्तिगत भावना नहीं कि मैं किसी को ठेस पहुँचाऊँ, किसी को भी अगर किसी तरह का बुरा लगे तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। बेसिकली इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है काम नहीं, मेरे पास काम नहीं। लेकिन एक और अनएम्प्लॉयमेंट है, वो है कि आप कुछ काम कर रहे हैं लेकिन शायद वो आपके कैलिबर का नहीं, आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप फील कर रहे हैं कि मेरा पोजीशन कहीं और है। वो भी एक छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे आप बोल सकते हैं कि एक बड़ा सा खेत का टुकड़ा है और बहुत बड़ा फैमिली है, शायद उस खेत को जोतने के लिए 5 से 6 लोग काफ़ी हों, लेकिन वहाँ पे 12 लोग हैं, वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट है। तो दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। मैं इस टॉपिक को 5-6 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगा आपको। जैसे फर्स्ट पार्ट है कि एक अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमें अपने होल इंडिया के परिदृश्य में इसको देखना है कि हमारे इंडिया का पोजीशन क्या है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके रीजंस क्या क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस है एम्प्लॉयमेंट को लेके, क्या क्या चैलेंजेस है। और उसके बाद किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में जीवन का खुद को एनालाइज करना है कि एक पोजीशन है मार्केट का, एक सिनारियो मार्केट का है, डिमांड और सप्लाई क्या है, उसके बीच में मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, मेरी स्थिति क्या है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एनालिसिस। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरे व्यूज क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड यूथ के ऊपर। उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम कैसे एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हाउ वी कैन मूव अहेड, नाउ व्हाट टू डू, राइट। एंड लास्ट कि हम कहीं भी रहें, किसी रूप में रहे, कैसे भी काम करते रहें, हम कैसे खुश रह सकते हैं, हमारा ब्रॉडर व्यू क्या होना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। आप सबको ये तो ज्ञात ही है कि हमारा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 130 करोड़ के आसपास हो गया है। एंड जो यूथ है जिसको मैं प्रेजेंटली टारगेट करना चाहता हूँ, वो यूथ है जो 24 से 25 साल के बीच है और एक दूसरा यूथ है जो 25 साल से 35 साल के बीच है। सेकेंडली, इस यूथ में भी फिर कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, मतलब एनी प्रोफेशनल डिग्री, एनीथिंग, समथिंग, CA, कॉस्ट अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, व्हाटएवर, और वो हायर स्टडीज के कैटेगरी में आता है। सेकेंड कैटेगरी है जिसे मिडिल कैटेगरी बोल सकते हैं, दैट इज नॉर्मल ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, राइट, जैसे BA, BSc, BCom, MCom, ये। एंड थर्ड कैटेगरी है जो आप उसको बेसिकली बोल सकते हैं नॉन मैट्रिक, और दे गॉन अप टू इंटर, दैट्स इट। और हमारे यहाँ जो अभी प्रेजेंट सिनारियो है और ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है, इस यूथ के जो ग्रुप है उसमें ऑलमोस्ट 30 to 32% अनएम्प्लॉयमेंट है एज ऑन डेट प्रेजेंटली।
कंसर्न क्या है यूथ का? यूथ क्या जानता है, क्या पाना चाहता है, व्हाट इज ऑल अबाउट? हम बेटर एजुकेशन चाहते हैं, बेटर एजुकेशन के बाद हम ट्रेनिंग चाहते हैं। ट्रेनिंग के बाद क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग के बाद वो ट्रेनिंग किस तरह का होना चाहिए? वो स्किल्ड बेस्ड होना चाहिए। मैं अभी जो भी बोल रहा हूं वो सब एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में बोल रहा हूं। जॉब प्लेसमेंट हर इंस्टीट्यूशन का एक प्राइम कंसर्न होना चाहिए। हम पढ़ाते हैं या यूनिवर्सिटीज हमें डिग्री दे रही, लेकिन उस कैरिकुलम में जॉब प्लेसमेंट का एक रोल होना चाहिए। मुझे खुशी है, मैं आसपास के कुछ ऑटोनोमस कॉलेजेस को देख रहा हूँ जहाँ फाइनल स्टेज में, फाइनल ईयर के समय में वो लोग कुछ कंपनीज को बुलाते हैं। मैं नॉर्मल ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CAs, professional students. I'm just talking about normal graduates. जो जॉब का सीन है, आपको ये जान के सही में बहुत अचरज होगा कि जो जॉब का सीन है, दो कैटेगरी है, एक इलिटरेट कैटेगरी है एंड एक पढ़े लिखे, मतलब ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स। जो इलिटरेट कैटेगरी है वो कम अनएम्प्लॉयड है, मतलब उनके पास काम है। और जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके पास काम कम है। आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा शायद कुछ उल्टा सा बताया जा रहा है, बट जानते हैं क्यों है ऐसा? क्योंकि जो इलिटरेट है उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसे जो भी काम मिलेगा वो उसे कर लेगा और उसके लिए वो तत्पर है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को ग्रेजुएट मानते हैं या उनके पास डिग्री है, उनके पास फिर चॉइस है कि नहीं मुझे ये काम चाहिए, नहीं मुझे मेरा काम ऐसा होना चाहिए, मेरी सैलरी ये होनी चाहिए, और इसलिए वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अगर मैं इंडियन स्टेट्स के बारे में बोलना चाहूँ तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कम है, मतलब 10 to 20% के बीच है। और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर और आसाम में है, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 30% के आसपास है। ना हम बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करके बताना चाहूँगा, एक डायरेक्ट कैटेगरी, एक इनडायरेक्ट कैटेगरी। डायरेक्ट कैटेगरी मतलब मुझसे रिलेटेड, अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो क्यों अनएम्प्लॉयड हूँ, व्हाट इज़ द रीजंस। और इनडायरेक्ट हो गया जो मैक्रो लेवल में है, मतलब बाहर का एनवायरनमेंट। मैं इसे उल्टा लेकर चलता हूँ, पहले इनडायरेक्ट से बताता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है? हमारे देश का पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है। जिस लेवल से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या गवर्नमेंट या एनवायरनमेंट या जो ओवरऑल इकोनॉमी है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्या वो इस स्थिति में है कि वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर पाए उस रेशियो में, जिस रेशियो से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और आपको पता है कि हमारे पॉपुलेशन में यंग बैच सबसे ज़्यादा है। इंडियन एग्रीकल्चर लैंड, आपको पता होगा पहले बड़े बड़े लैंड होते थे और उसमें लोग खेती करते थे। अब लैंड वही आकार के रह जा रहे हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी पॉपुलेशन बढ़ने से जो 5 एकड़ में 50 लोग करते थे, अब वो डिवाइड होकर इंडिविजुअल के हाथ 10-20 डेसिमल में आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें वो क्या करेगा। लैंड तो बढ़ नहीं सकता है, लेकिन लोग और पॉपुलेशन का प्रेशर वो अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारा देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत डेवलपिंग स्टेज में है। जिस लेवल से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस लेवल से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा चीज़ है पूंजी, जिसे हम बोलते हैं कि कैपिटल इंट्रोडक्शन। अगर एक यूथ आज चाहे कि मैं खेती करना चाहता हूँ, ठीक है भाई, बाप दादा की ज़मीन है, दूसरे लोग शहर की ओर जा रहे हैं, मैं खेती करूँगा, लेकिन उसे क्या चाहिए फिर? उसे फिर वो पूंजी चाहिए, उसे टूल्स चाहिए, इम्प्लीमेंट्स चाहिए,
रॉ मटेरियल्स चाहिए, खाद चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, उसके लिए उसके पास पूंजी नहीं है। अगेन वो कोई भी छोटा बड़ा काम करने के लिए यह बिना काम किए अनएम्प्लॉयड है। हमारा जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है उसमें ट्रेनिंग कैपेसिटी या ट्रेनिंग का वो स्थिति नहीं है। जैसे हम बोल सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, हम उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं, एक डिग्री दे रहे हैं, लेकिन क्या वो डिग्री एट पैर मैच कर रहा है इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट से? मेरे मत में बिल्कुल भी नहीं। इन सब के अलावा है फिर करप्शन, इन सब के अलावा है फिर जातिवाद, स्वार्थवाद। बहुत सारे लोग हैं जो पूंजीपति है, वो उनके पास ऑप्शन है कि वो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये सब क्रिएट करके जॉब क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहां भी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? पहला, वो क्यों करना चाहे? कोई भी व्यक्ति इजी गोइंग मनी चाहता है। अगर उसका ओरिएंटेशन मनी अर्निंग है, उसका ओरिएंटेशन नेशनल वेल्थ क्रिएशन नहीं है, तो वो क्यों सोचेगा? दिस इज वन। दूसरी तरफ से कानूनी अड़चने हैं, कुछ लेबर लॉज है वो बहुत रिजिड है, पीएफ है, ईएसआई है, बहुत सारे ऐसे लेबर लॉज है कि लोग इवन अपने इंडस्ट्री में कुछ लोगों को एम्प्लॉयड कर रहे हैं, लेकिन वो अपने कागज में दिखाते हैं कि वो आउटसोर्स्ड हैं, वो उनके एम्प्लॉय नहीं है, उनको रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करना, वो किसी को एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में पेमेंट कर देते हैं और वो एम्प्लॉय दे रहे हैं। अब आते हैं डायरेक्ट में। डायरेक्ट रीजंस क्या क्या है? डायरेक्ट रीजन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्रूशियल रीजन है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेज हमें डिग्री दे रहे हैं, वो ग्रेजुएशन डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री दे रहे हैं। ये एक पार्ट है। हम ग्रेजुएट होकर सोचते हैं चलो अब मैं ग्रेजुएट हो गया, नाउ आई एम एलिजिबल फॉर एनी जॉब। अब आइए इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का नीड कुछ और है। इंडस्ट्री को स्किल्ड बेस्ड पर्सन चाहिए, जो व्यक्ति स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, जिसे वो एम्प्लॉय करे तो वो इमीडिएट उसके काम पे लग जाए, और दोनों के बीच में मैच नहीं है। ये जो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं है, इसके पास उस पर्टिकुलर जॉब का टेक्निकल एक्सपोजर नहीं है, और इसे एक्सपोजर चाहिए। ये गैप का ब्रिजिंग होना बहुत जरूरी है, इसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब मैं बताऊंगा कि इस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए चैलेंजेस क्या है। दो सेक्टर है, वन इज इंडस्ट्री सेक्टर एंड वन इज सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग है, कृषि को भी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिन सकते हैं, एंड दूसरा है सर्विस सेक्टर, जैसे कॉल सेंटर्स है और कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज है, मेडिकेशन है, ये सर्विस सेक्टर में आ गए। हेल्थ केयर है। अब स्थिति क्या है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, अभी देखिए लॉकडाउन है, लॉकडाउन में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, या ये जनरेटेड एक अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आ गया, सारी चीजें बंद हो रही है या बंद हो गई, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे वो स्टार्ट ले रही है। कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे बंगाल को ले लीजिए, वहां का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी था, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जब नैनो कार को इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पे टाटा कंपनी ने नैनो कार के लिए जमीन ले ली, करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया, लेकिन वहां गवर्नमेंट के साथ उनका मैच नहीं हुआ, जिसके कारण वहां से पूरे कंपनी को, पूरे सेटअप को गुजरात शिफ्ट करना पड़ा, और बंगाल में फिर से एक मेजर अनएम्प्लॉयमेंट का सिर्फ रीजन नहीं बना, वो दूसरे इंडस्ट्रीज को नहीं आने का या एक भय क्रिएट हो गया कि हमें वो रिस्क नहीं लेना, तो वो एक चैलेंज बन गया। एग्रीकल्चर सेक्टर है, आज का यूथ कहीं ना कहीं इजी गोइंग जिंदगी को चाहता है, इजी गोइंग अचीवमेंट्स को चाहता है, तो वो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, जबकि हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर बेस है। हमारे पास एग्रीकल्चर में इतना स्कोप है कि अगर बेहतर कंसंट्रेशन दिया जाए तो हम रियली सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं कि स्वदेशी के ऊपर, और हमारा पूरा कंट्री एज ए होल हम स्वदेशी की ओर बढ़ना चाहते हैं। वो स्वदेशी कहाँ से आएगा? सबसे पहला जो हमारा बेस है वो एग्रीकल्चर है, बिकॉज आवर कंट्री इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अब जो हमारी कमी है, जो चैलेंजेस है, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जो ब्रॉडर एरियाज है, वो ब्रॉडर एरियाज हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए।
अब वो ब्रॉडर एरियाज क्या है? पूंजीपति अपना पूंजी लगाए, पूंजीपति सोशलिस्टिक व्यू लेके या गवर्नमेंट प्लस पूंजीपति दोनों का एक मिक्सचर बनकर एक यूनिट तैयार हो, उसमें प्रॉपर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दिया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग को एनलार्ज किया जाए और उसके बेस पे वहां से यूनिवर्सिटी डिग्री और इंडस्ट्री के बीच को गैप को भरा जाए। दूसरा है फॉरेन फंडिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम आज वो काम हो रहा है, आज बल्कि बहुत बेहतर वे में इस चीज को आज प्रेजेंट गवर्नमेंट ले रही है कि फॉरेन कंपनीज को हम लोग एनकरेज कर रहे हैं ताकि वो फॉरेन फंड्स लेके आए, फॉरेन टेक्निक लेके आए और हमारी धरती पे, हमारे जमीन पे वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्रीज को डाले और उससे हमारा जनरेशन, हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो हो गया जो हम एक डेटाबेस प्रेजेंट सिनारियो पे बात कर रहे थे। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत अहम बात है। आप अगर चाहें तो इसे नोट करें, कलम और कागज लेकर नोट करें। अब मैं बताने जा रहा हूं कि हम क्या करें, व्हाट वी शुड डू टू गेट एम्प्लॉयमेंट। इफ आई एम एन अनएम्प्लॉयड यूथ, इफ आई एम एन अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, मुझे क्या करना चाहिए? जो मेरा ओपिनियन है, जो मैंने बहुत सालों से और बहुत लोगों के इंटरव्यूज को लेकर जो मैंने निचोड़ निकाला है, उसके बेस पे बस थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई होप, मैं विश्वास करता हूँ और ये ईश्वर से उम्मीद करता हूँ कि अगर इसका थोड़ा भी पार्ट आपके हित में लग जाए, आपके समझ में आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि रियली यू विल गेट मोर आउट ऑफ इट। सबसे पहले हमें एनालाइज करना है व्हाट यू आर। हम अपने आप से पूछे कि हम है क्या। अब हम है क्या में सबसे पहले जो एनालाइज करना है वो एनालाइज करना है व्हाट इज माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड से मतलब है सिर्फ कॉलेज की डिग्री नहीं, वो जो कॉलेज की डिग्री मेरे पास है उसका आधार क्या है, मेरा एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या है। मैं छोटी छोटी 2-4 चीज पूछता हूं आपसे। क्या मैं अच्छा इंग्लिश बोल सकता हूं या समझ सकता हूं या पढ़ सकता हूं एंड लिख सकता हूं? क्या मुझे अगर एक पेज बेहतर टाइप करने के लिए दे दिया जाए वर्ड में, तो क्या मैं टाइप कर लूंगा? क्या अगर मुझे कोई सब्जेक्ट दिया जाए जिसमें मुझे बोले कि भाई आप एक पेज लिखें, या मैं कहूँ मैं जैसा इंटरव्यू में करता हूँ कि भाई आप एक लेटर लिखिए कि आपको जॉब चाहिए, आप अपने बारे में ब्रीफ कीजिए। देखिए सब्जेक्ट कितना सब्जेक्टिव है कि इंसान को अगर दूसरा सब्जेक्ट है तो वो बोल सकता है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बारे में बोलिए, आप अपने बचपन के बारे में बोलिए, अपने विचार बोलिए, आपके हॉबीज बोलिए, तो मेरे ख्याल से आप रुकेंगे नहीं, आप शायद घंटों बात कर लेंगे। लेकिन जब मैं इंटरव्यूज में यही चीज को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख कर प्रेजेंट करने बोलता हूं तो बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं लिख पाते और मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये डिग्री इसे किसने दिया, क्या इस डिग्री को इससे छीन नहीं लेना चाहिए। आपको सुनकर बहुत अटपटा लग रहा होगा, बट आई रियली फील कि जो हम ग्रेजुएट बोलकर ग्रेजुएट डिग्री हाथ में लेकर चलते हैं, क्या सही में वो इस लायक नहीं है कि एक लेटर लिख सके, एक प्रेजेंटेशन बना सके, एक वर्ड एक्सेल फाइल को बेहतर वे में प्रेजेंट कर सके। थोड़ी बहुत ही, चूंकि ये मार्केट का डिमांड है कि आप इंग्लिश समझे, इंग्लिश बोल पाए या प्रेजेंट कर पाए। आज सारा चीज कंप्यूटर लैंग्वेज, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। हम इस सच से बाहर नहीं आ सकते। नाउ दूसरा है कि एक हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड का है। दूसरा, क्या हमारा कोई स्किल बेस्ड बैकग्राउंड है, मतलब क्या हमने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करा है। तीसरा, क्या हम इस स्थिति में, जिस स्थिति में है अभी, क्या हमारे पास एक्सपीरियंस है साल भर का, 6 महीने का, 2 साल का। चौथा, क्या हमारे पास एक्सपोजर है अदर फील्ड्स का, जैसे हमारा जनरल नॉलेज कितना है, हमें संसार, हमें अपने इंडिया, हमें एम्प्लॉयमेंट, हमारे दूसरे जनरल नॉलेज हमारी कितनी है। ये सारी जो चीजें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले खुद को एनालाइज करने के लिए। दिस इज फर्स्ट एनालिसिस। सेकेंड एनालिसिस है, हमें फिर ये एनालाइज करना है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमारी फैमिली कंडीशन क्या है।
हो सकता है कि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड ठीक हो सकता है कि हम बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है, मुझे इमीडिएट जॉब की ज़रूरत है। हो सकता है मेरे ऊपर, मैं घर का बड़ा हूँ और मेरे ऊपर छोटे भाई बहन की लाइबिलिटी हो या पेरेंट्स के ऊपर लाइबिलिटी हो, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग नहीं हो। अगर मैं इस स्थिति में, जब मैं जान रहा हूँ कि मैं टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं हूँ, मुझे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं है, तो क्या मेरे पास ये स्थिति है कि मेरे घर से मुझे 50,000 या लाख रुपया देकर और मुझे साल 2 साल का वक्त भी दिया जाए कि मैं किसी स्किल को हासिल करूँ, मैं किसी स्पेसिफिक एरिया का एक्सपोजर हासिल करूँ, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन है या अकाउंटिंग एरियाज का एजुकेशन है या मल्टीमीडिया एजुकेशन है या कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सीखना है। क्या मैं इस स्थिति में हूँ या मेरी फैमिली कंडीशन है कि मैं उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ? दिस इज सेकेंड एनालिसिस। फर्स्ट इज मेरी पर्सनल एबिलिटी की एनालिसिस, सेकेंड इज मेरा फैमिली बैकग्राउंड, फिनेंशियल स्ट्रेंथ, हाउ इट इज गेटिंग सपोर्टेड। ये दो करने के बाद आपका थर्ड स्टेज है जो हम लोग मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। व्हाट इज इट? SWOT, S for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threats। हमें ये एनालाइज करना है कि हम सबसे पहले हमें एनालाइज करना है, आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए अकेले में, बिल्कुल शांत कमरे में, अकेले जगह में, और खुद का एनालिसिस कीजिए। सबसे पहला एनालिसिस है मेरा स्ट्रेंथ क्या क्या है, क्या क्या मेरा स्ट्रेंथ हो सकता है। मैं आपको जस्ट छोटा हिंट्स देता हूँ, बाकी सबका एनालिसिस खुद का होता है। मैं आपको पॉइंट्स देता हूँ, वो बेसिक पॉइंट्स जिसके बेस पे आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, ये आपका स्ट्रेंथ है। आप बहुत अच्छे गुड लुकिंग हैं, आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस, आपने 6 महीना, साल भर, 2 साल डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस ले रखा है, आप डिग्री से बीकॉम एमकॉम हो सकते हैं, आपका एकेडमिक्स अच्छा हो सकता है, स्पेसिफिक एरिया में आपका स्किल डेवलप्ड हो सकता है। आपको इसको बोलते हैं एक, जैसे हम लोग चलती भाषा में बोलते हैं, अरे इसको तो पूछो मत, ये तो किसी को भी खड़े खड़े बेच देगा। मीन्स ही हैज़ अ वेरी गुड पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, वो बहुत अच्छा बोल सकता है। ये सारी चीज़ें आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। इसके अलावा आप खुद से जानते हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके अंदर क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है। अब मैं बताता हूँ व्हाट कैन बी योर वीकनेसेस। आप इसके जस्ट रिवर्स में आ जाइए। हो सकता है आपका फैमिली बैकग्राउंड पुअर हो सकता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पुअर हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, लेकिन आपको खुद भी पता है कि जिन पैरामीटर में मैंने फर्स्ट स्टेज में आपको एनालिसिस करने के लिए बोला कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आपका टाइपिंग कैसा है, आपका वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई एक्सपोजर है कि नहीं, आप बेहतर कोई भी अकाउंटिंग या कोई सॉफ्टवेयर जानते हैं कि नहीं, या कंप्यूटर लैंग्वेज जानते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है आपके पास कोई स्किल नहीं हो, आपका जनरल नॉलेज वीक हो। दिस कैन बी योर वीकनेसेस। आपके अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकते हैं। मैं पहले थ्रेट्स पे आता हूँ। हो सकता है कि आपकी स्थिति ऐसी हो कि आप शहर छोड़कर बाहर जॉब के लिए नहीं जा सकते, फैमिली कंडीशन ऐसी हो, शाम को 6 बजे के बाद आप काम नहीं कर सकते। जैसे लड़कियों के साथ लिमिटेशन है कि उनको 6 बजे तक का ही काम चाहिए। हो सकता है आपका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, वहाँ से जो इंडस्ट्रियल एरिया है या जो मार्केट हब है, उसकी दूरी काफ़ी हो, कम्युनिकेशन का साधन नहीं हो, घर दूर हो, कोई सम पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये थ्रेट्स है। अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी आपको कुछ मार्केट से कुछ जनरल नॉलेज को डेवलप करके आपको गेन करना, और कुछ आपके खुद का भी समझ हो, खुद ब खुद आएगा जब आप अपने आप से पूछेंगे। ये हो सकता है मेजर एरियाज, ऐसे बहुत सारे मेजर एरियाज हैं जो अनप्लग्ड है, जो यूथ जान नहीं रहे। आप सिंपल जो आंख के सामने फैक्ट्रीज या स्टेब्लिशमेंट दिख रहे हैं, वहीं तक आपको जॉब दिख रहा है, लेकिन बहुत सारा एरिया है जो अनटैप्ड है, जो आप नॉर्मली आपके अभी नोटिस में नहीं है, लेकिन आप सजग होकर इस एरिया में एक्सप्लोर करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ट्रिमेंडस एरियाज है जो मिल जाएंगे जहां पे अपॉर्चुनिटीज पड़ा है।
जैसे देखिए, मैंने अभी लॉकडाउन के दौरान ये फील करा, बहुत सारे यूथ ने, एक यूथ का ग्रुप है, उसने मिलकर वो ऑनलाइन सब्जी बेचने का काम किया। कैन यू थिंक ऑफ ऑनलाइन सब्जी बेचना? व्हाट दे आर डूइंग इज 4-5 लोग कलेक्ट हो गए, उन्होंने पूरे सब्जी का रेट्स के साथ एडवर्टीजमेंट करा और वो खेत भी दिखा रहे कि हम किस खेत से उठाकर ला रहे हैं, और वो एक रेट चार्ट डेली देते हैं। उस रेट चार्ट के हिसाब से आपको बुक करना है और आपका मिनिमम 300 से 500 रुपया का होना चाहिए सामान, और वो आपको घर तक पहुंचा देंगे। क्या नॉर्मल केस में आप ऐसा सोच सकते हैं? नहीं, लेकिन वो 4 लड़कों के ग्रुप में मिलकर उसको अंजाम दिया। आज आप जान रहे हैं ऑनलाइन दवाई, ऑनलाइन राशन। मेरे पास एक ग्रुप आया, चूंकि लॉकडाउन के कारण बहुत अनएम्प्लॉयमेंट था, उन्होंने प्लान बताया कि कंप्यूटर का बंदा है, वो सॉफ्टवेयर वेबसाइट सारा डेवलप करेगा। एक बंदा है जिसको राशन का बहुत आइडिया है, उसे बाजार समिति का आइडिया है। एक बंदा फिनांस लगा सकता है। ऐसे करके उन्होंने ग्रुप बनाया। अब वो ऑनलाइन राशन पहुंचाने का काम करेंगे। तो उन्होंने इस कमी के समय में इस अपॉर्चुनिटी को खोज निकाला है। इस तरह से अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे तो आपको ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है वो देखने को मिलेंगे। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं आप ध्यान से सुने, और किन्हीं को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं आपको प्रेजेंट मेरे अपने ओपिनियन और मेरे ग्रुप कलीग्स से जो मैंने ओपिनियन पाया उस पर बताना चाहता हूं। व्हाट इज माई व्यू और आवर व्यू ऑन प्रेजेंट यूथ? Are you graduate? Or you feel graduate? You'll tell, yes, I have a degree of university. I am postgraduate. But ऐसा हो सकता है कि मैं कहूं कि ये डिग्री you don't deserve. The reason is again the basic things which a graduate should be inculcate. उस ग्रेजुएट डिग्री के साथ उसके खुद ब खुद में वो इनकलकेट होके आ जाना चाहिए था। उसके जो बेसिक डिग्री कि जो कॉन्फिडेंस है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई जिसने बचपन में साइकिल चलाया हो वो कहे कि सर मैं 2 साल से साइकिल नहीं चलाया हूँ इसलिए आज मैं नहीं चला पाया या नहीं चला सकता? क्या जिसने बचपन में तैराकी सीखी हो, क्या वो कह सकता है 2-3 साल बाद कि सर मैं भूल गया हूँ, मैं तैरना नहीं जानता? ये ऐसे स्किल्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे आदमी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता है। उसी तरह से अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ा है तो क्या आप बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भूल जाएंगे जिसे क ख ग घ कहते हैं? नहीं। उसी तरह हर एरिया का बेसिक्स है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं जहां पे लोग बेसिक्स जो जस्ट इंटर का चीज है, आप ग्रेजुएशन छोड़ दीजिए, इंटर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर का चीज है, उसको भी लोग नहीं बता पाते। और मुझे बहुत अचरज होता है और बहुत सच में दुख होता है इस चीज को देखकर कि ये कौन सा सिस्टम है। और मुझे वो बात याद आती है जब मैं ग्रेजुएशन में बहुत परेशान होता था और पढ़ता रहता था तो मेरे सर बोलते थे कि अरे तुम इतना परेशान क्यों हो? भाई ऐसा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में बेस्ट डेस्क और बेंच भी पास हो जाते, तुम तो साक्षात आदमी हो। और उस वक्त मुझे बड़ा अचरज लगता था, और आज मैं जब उस बात को याद करता हूँ तो लगता है जैसे कि वो गुरुजी थे और वो सही बोलते थे कि बस डिग्री तो जैसे किसी को भी मिल सकता है। तो दिस इज आई डोंट फील वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन का मतलब है कि आप एक स्वावलंबी स्टेज में है, बस आपको कोई जॉब मिले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले और वहां पे आप एकदम फिट बैठ जाएं। और इसलिए मैं समझता हूं कि बेसिकली अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, एक्सटर्नल रीजंस हो सकते हैं जिसको आप सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, देश से रिलेटेड बताएं, लेकिन बेसिकली मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट है तो सबसे पहला रीजन आप खुद हैं कि आप अनएम्प्लॉयड हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, हाउ टू गेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमने बहुत सारे सिनारियोज को बताया, आपको सेल्फ एनालिसिस करने से रिलेटेड बातें बताई। तो अब हम आते हैं पंच लाइन में कि ठीक है, सब बातें अपनी जगह है, मैंने अपने आप को सेल्फ एनालाइज भी किया और मैं अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, स्वॉट एनालिसिस भी किया। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? नाउ जब आपने अपने सेल्फ एनालिसिस को किया, उसके बाद आपने फैमिली कंडीशन को एनालिसिस किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड, आपका खुद का बैकग्राउंड स्ट्रांग हो लेकिन आपकी फैमिली का बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, तो आपको इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट चाहिए किसी भी लेवल में। अगर आपका खुद का बैकग्राउंड स्ट्रांग है और फैमिली बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है
तब आप किसी बेटर टेक्निकल नॉलेज के लिए आप जा सकते हैं। साल 6 महीना का स्किल डेवलपमेंट करके आप बहुत अच्छे से अच्छे इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। अब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? नाउ सबसे पहले आप जब एनालिसिस करते हैं अपने आप को, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि मेरा कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ। क्या मैं एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकता हूँ? क्या मैं अच्छा एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकता हूँ? क्या मेरा लुक अच्छा है, अपीयरेंस अच्छा है, बट एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो क्या मैं अच्छा रिसेप्शन का काम कर सकता हूँ? क्या मैं ऑफिस असिस्टेंट का काम अच्छा कर सकता हूँ? सबसे पहले एरिया डिसाइड करना है। अब एक बार एरिया डिसाइड हो गया कि ये एरियाज, उसमें 2-3 एरिया एक साथ हो सकते हैं कि अगर मुझे अकाउंट्स का काम मिल जाए तो मैं कर लूँगा, अगर मुझे मार्केटिंग मिल जाए तो मैं कर लूँगा, अगर मुझे रिसेप्शन मिल जाए तो मैं कर लूँगा। अब एरिया डिसाइड हो गया। वंस यू डिसाइडेड द एरिया, अब क्या करना है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे यूथ को आज स्थिति ये है कि पेशेंस बहुत कम है। मैं आप से मतलब उस यूथ ग्रुप को डिनोट कर रहा हूं कि आज इमीडिएट रिटर्न्स चाहिए। आज आदमी खुद को इन्वेस्ट करके वेट नहीं करना चाहता, इवन इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता। इन्वेस्ट करने के पहले से ही फर्स्ट डे से उसे रिटर्न चाहिए। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज, सबसे पहले आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी ही दे दे तो यही आपका भाग्य है, ये मानना चाहिए। अगर मुझे कोई एक अनएम्प्लॉयड यूथ को किसी भी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी देता है तो उसे मुझे बेस लाइन एक प्लेटफॉर्म मानना चाहिए। वो अगर मेरे पास कोई डिग्री कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एकदम नया हूं, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो मुझे किसी भी लेवल का कोई काम मिलता है, मैंने एरिया पहले डिसाइड कर लिया कि मैं अकाउंटिंग में जाऊंगा, मार्केटिंग में जाऊंगा, रिसेप्शन का काम करूंगा, ऑफिस असिस्टेंट का काम करूंगा, कोई लैब असिस्टेंट का काम करूंगा, व्हाटसएवर। तो सबसे पहले मुझे किसी लेवल का कोई काम मिलता है मुझे ज्वाइन करना चाहिए, 1। सेकेंड, सैलरी पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है आपको इनिशियली कोई बोले कि देखिए आपको तो भाई ट्रेंड नहीं है, तो आप आइए, आपको 2000 मिलेगा, आपको 3000 मिलेगा, अभी सिर्फ पॉकेट खर्च मिलेगा। फिर भी ये मेरा ओपिनियन है, आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा आपको पूरे अपना पूरा ऑफिस, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, सारा चीज हैंडओवर कर रहा है और ये रिस्क भी ले रहा है कि आपके कारण जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उसको ऑफिस बियर करेगा। तो इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? आज कोई भी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करने जाएंगे, आपको 50,000 से लाख रुपया का मिनिमम खर्च आना है और वो एम्प्लॉयर ये खुद बेयर करेगा। 3 से 6 महीना का आप खुद को वक्त दीजिए और जम के मेहनत कीजिए। मेहनत ऐसे कीजिए जैसे आपने खुद से, आपके पिताजी का पैसा है और उन्होंने 1 लाख रुपया लगाया हो, 2 लाख रुपया लगाया हो और आपको इसे डूबने नहीं देना है। आप खूब मेहनत कीजिए, आप भूल जाइए, आप सैलरी को सिर्फ और सिर्फ एक पॉकेट खर्च समझिए कि मुझे घर से आने जाने का खर्च मिलता है। 3 महीने, 6 महीने, साल भर इसको जमकर काम कीजिए और उस काम से अगेन उस प्रीवियस जो मैंने बताया उस पर आइए। आप एम्प्लॉयड, आप वो अब सेकेंड पार्ट है। सबसे पहले जॉब को पाइए, जॉब हो गया, इसके बाद धीरे धीरे जॉब के साथ ऑन गोइंग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। उस जॉब से रिलेटेड डेप्थ में जाइए, उस जॉब से रिलेटेड पढ़ाई शुरू कीजिए, उसे घर में पढ़ना शुरू कीजिए। जो कमी बेसी है, क्योंकि कंटिन्यूअस एजुकेशन जिसके साथ है, लाइफ लॉन्ग जिसके साथ है, उसके ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता और ना विद्या आपसे कोई छीन सकता है। तो आप उसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, नॉलेज के डेप्थ में जाइए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। स्किल डेवलप करने से मतलब है स्पेसिफिक वर्क। अगर मुझे रिसेप्शन का काम मिला है तो मैं कितना इफेक्टिव रिसेप्शन बन सकता हूँ। अगर मुझे मार्केटिंग का काम मिला है तो मैं कितना अच्छा मार्केटिंग एजेंट बन सकता हूँ। अगर मुझे इंश्योरेंस, LIC, म्यूचुअल फंड सेल करने का काम मिला है तो मैं कितना अच्छा उसे सेल कर सकता हूँ। अगर मुझे एक असिस्टेंट का काम मिला है तो मैं सीनियर को कितना अच्छा उसे सपोर्ट कर सकता हूँ। हमारा 100% कंसंट्रेशन उसमें होना चाहिए। एक बात को एकदम ध्यान से याद रखिए, आप जब भी किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयर के लिए कुछ कर रहे हैं, बेसिकली सबसे पहले आप अपने लिए कर रहे हैं। जैसे जब हम किसी पे क्रोध करते हैं, हमें जब बहुत गुस्सा आता है, तो हम जब गुस्सा करते हैं तो सामने वाला अगर हट जाए, वो गायब हो जाए, तो क्या होगा? मेरा गुस्सा बेकार जाएगा।
लेकिन उस गुस्सा से पहले, वो गुस्सा पहले मेरे पूरे शरीर में दौड़ेगा, उसका इफेक्ट मेरे नस नस में होगा और उसके बाद वो गुस्सा बाहर आएगा। शायद वो गुस्सा का इफेक्ट वो सामने वाला पड़े, चाहे बिल्कुल भी ना पड़े, लेकिन मुझ पे सबसे पहले पड़ेगा। उसी तरह से अगर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, अगर मैं जी जान लगाकर मेहनत करता हूँ, अगर मैं अपने स्किल को डेवलप करता हूँ, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को डेवलप करता हूँ, अगर मैं अपने नॉलेज को डेवलप करता हूँ, तो सबसे पहले किसको बना रहा हूँ मैं अपने खुद को बना रहा हूँ, मैं खुद को डेवलप कर रहा हूँ। मैं खुद में अपने आप में एक इंडस्ट्री हूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ और उससे प्रोडक्शन हो रहा है। इस प्रोडक्शन का फायदा सबसे पहले मुझे होगा, उसके बाद मेरे एम्प्लॉयर को होगा। और एम्प्लॉयर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है तो मुझे ऑलवेज उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। और आप ये जानिए, जितने भी विषम परिस्थिति आए, जितना भी झाड़ आपको पड़े, जितना भी कोई नेगेटिव कमेंट्स करे, आप उन सब को माला समझ के पहनना शुरू कीजिए। इसलिए कि वो नेगेटिव कमेंट्स ही है जिसके बीच से अपॉर्चुनिटी निकल के आता, वो नेगेटिव कमेंट्स ही है जिससे बीच से आपके भीतर के कमी बाहर आते हैं। वो कहावत आपने सुना होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है, अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है कि अरे ये तुम गलत कर रहे हो, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, अरे थोड़ा सा तो अक्ल लगाओ, इसमें तुम्हें बेसिक नॉलेज तक नहीं है कि ये चीज ऐसे होना चाहिए, आपको थोड़ा बुरा लगेगा, बट उसे आप मान के चलें कि वरदान है आपके लिए, क्योंकि कोई तो बताने वाला है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने आप में सुधार करेंगे। और ये जो प्रक्रिया है सेल्फ एनालिसिस का, उसे आपको डेली बेस पे करना है। और ये जो पैरामीटर्स मैंने बताया, इस पैरामीटर्स पे करना है कि आप अपना बेसिक स्टडी वाला चीज़ डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, आप अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, मतलब जो बेसिक काम है जिसमें आप घुसे हुए रमे हुए हैं, उसके साथ आप किस तरह का एक्सपीरियंस से मतलब है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। किसी घर में 2 लड़कियां हैं और दोनों लड़कियां अब मैट्रिक पास हो गई, अब उन्हें कॉलेज जाने का समय हो गया। तो अब पेरेंट्स ने बोला भाई एक को रखो घर में, इसकी शादी भी कर देंगे। एक ने बोला नहीं मुझे, तो आप एक दो की शादी एक साथ नहीं करेंगे तो मुझे कॉलेज जाने दीजिए। एक लड़की कॉलेज जाके पढ़ाई कर रही है, एक लड़की डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई कर रही है। दोनों ही एक समय में ग्रेजुएट हो जाएगी। डू यू थिंक कि दोनों का पर्सनालिटी एक ही समान डेवलप होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने वो कहावत सुना होगा, कॉलेज जाने से नॉलेज होता है। कॉलेज जाने से नॉलेज क्यों होता है? कॉलेज में जब आप जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स से मिलते हैं, आपको प्रोफेसर्स का इनपुट मिलता है, आपको वो सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, खिंचाई करने वाले मिलते हैं, बुरे भले कहने वाले मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं। ओवरऑल आप पॉलिटिक्स सीख पाते हैं, ओवरऑल आप इकोनॉमिक्स सीख पाते हैं, रास्ते में आना जाना, कमेंट सुनना, सब कुछ सीख पाते हैं। इससे आपका नॉलेज ग्रोथ होता है, इसलिए वो कॉलेज का होना इंपॉर्टेंट है। अब जॉब के सिनारियो में समझिए कि जब आप अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट में आते हो, वो किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट हो, छोटा बड़ा किसी भी तरह का, वो आपका एम्प्लॉयमेंट का कॉलेज है, वो आपका स्किल डेवलप करने का कॉलेज है, वो आपका एक्सपीरियंस डेवलप करने का कॉलेज है। तो आप जिस तरह कॉलेज अटेंड करके नॉलेज पाए, उसी तरह अब एम्प्लॉयमेंट का कॉलेज अटेंड करके आपको यहाँ का बेसिक ग्रेजुएशन लेना है। जब आप यहाँ का ग्रेजुएशन लेंगे तब आप परिपक्व होंगे। इस पोजीशन में आने के बाद जब आप अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हुए, 6 महीना साल भर का आपका पोजीशन आ गया और आप इन बेसिक चीज़ पे हमेशा डेली बेस पे काम कर रहे हैं, अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद जो स्टेज आएगा, आपके पास 2 ऑप्शन है। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगेन 1 साल के बाद डिसाइड क्या करना है। आपकी पे सैलरी कम है तो आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा कि मार्केट में मेरे जैसे बंदों को कितना मिलना चाहिए। सपोज वो कोई भी फिगर आपने डिसाइड किया, 10,000, 15,000, 25,000 व्हाटएवर। अब आप बहुत हुम्बल होके रिक्वेस्ट कीजिए अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से कि सर मैंने ज्वाइन किया था, मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन आपकी और ऑफिस की कृपा से मैं आज कुछ जान पाया हूँ, और लेकिन सर मेरा गुजारा होना भी मुश्किल है, तो आप प्लीज़ मेरा सैलरी कम से कम इतना कर दीजिए। हो सकता है कि जो आप डिमांड कर रहे हैं, रियल में आपने मेहनत किया है, रियल में आपने डेडिकेशन दिखाया है, रियल में आपने ऑफिस के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, तो एम्प्लॉयर सोचेगा अरे मैं तो सोच रहा था इससे ज़्यादा इसको मिलना चाहिए, ये तो कम ही मांग रहा है।
तो हो सकता है वो तुरंत अप्रूव कर दें। अगर स्थिति ऐसी है, इट्स रियली गुड लक। अगर स्थिति ऐसी नहीं है तो आप 1 से 2 बार उसको कन्विंस करने का कोशिश कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि नहीं, आपके एम्प्लॉयर का ध्यान उस ओर नहीं है, चाहे वो उस ओर कॉन्शियस नहीं है, देन यू आर हैविंग सेकेंड ऑप्शन। आपको फिर मार्केट में जॉब ढूंढना है कि भाई मेरी एक कैपेबिलिटी हो गई है, उसके अनुसार मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँ, मार्केट में खोजूँ। तो आप जब मार्केट में खोजेंगे उस वक्त जो सबसे बड़ा चीज़ आपके पास होगा वो होगा 1 लाइन कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपके पास बेसिक स्किल आ गया, आपके पास बेसिक एक्सपीरियंस आ गया, आपके पास टेक्निकल नॉलेज आ गया। ये सारी चीज़ों को लेके आपके पास जो क्यूमुलेटिव चीज़ आएगा दैट विल बी योर कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस आपको कहीं भी जिता देगा। नाउ आप यहाँ पे 2 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से मांगेंगे और वो आपको ग्रोथ देगा। सेकेंड स्टेज आप बाहर जाके जॉब खोजेंगे। इसके अलावा एक थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज इज व्हाट? अब अगर हर के भीतर एक कीड़ा होता है, मतलब उसका एक बेसिक नेचर होता है। आप हो सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, नॉलेज गेन हो, तो आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप हो। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्यों नहीं मैं इससे रिलेटेड काम ही कुछ शुरू करूं, इससे रिलेटेड खुद का कुछ काम शुरू कर लेता हूं। और आपको फिर वो एक, कुछ लोग होते हैं जिसे बहुत स्थिर सा चीज चाहिए, टाइम से जाना है, टाइम से आना है, एक फिक्स इनकम आ जाए और लाइफ एंजॉय करना है। कुछ लोग हैं, उन्हें जब तक उनके सर पे तलवार लटका ना रहे, जब तक उनके पास टारगेट्स नहीं हो, वो उनको चैन नहीं आएगा। जैसे मार्केटिंग में जो लोग हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि भाई हम तो दिन भर ऑफिस में बैठ ही नहीं सकते, मुझसे ये काम नहीं होगा। सो आपके पास एक तीसरा ऑप्शन है कि आप खुद का फिर काम डिजाइन करें, खुद के काम को कॉन्फिडेंस में आए, आपको मार्केट का आइडिया हो गया है, आप खुद को फिर से सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में ट्रेन करके खुद को एम्प्लॉयड कर सकते हैं। इन चीजों के साथ आपको कुछ बेसिक चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटी सी छोटी नेगेटिव चीजें आपके पूरे डिसीजन मेकिंग को चेंज करके आपके लाइफ को किसी और दिशा में लेके चल जाते हैं। तो मैं आपको कुछ 2-4 डू एंड डोंट्स पे बोलूंगा। सबसे पहले, ये बहुत टफ सा वर्ड है, फिर भी मैं जानबूझकर कहूँगा, जॉब कहीं भी मिले, कैसा भी मिले या ना मिले तो भी सबसे पहले काम चोरी बंद कर दीजिए। क्योंकि मैंने हर एक मैक्सिमम ऑफिसेज में देखा है, जब तक सीनियर्स है, जब तक डंडा लटक रहा है, जब तक बॉस है, जब तक कैमरा लगा हुआ है तो लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो सब लोग मस्ती में लगे हैं। और सबसे बड़ा आज जो दुष्प्रभाव है वो है मोबाइल का और आपके सोशल मीडियाज़ का। सब लोग तुरंत मोबाइल पे लग जाते हैं, गप करने लग जाते हैं। ये बहुत बुरा चीज़ है। जब आपको खुद को बनाना है, जब आप, मैंने कहा था कि आप मान के चलें कि आपके पिताजी ने आपको 2 लाख रुपए दिए और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और आपको खुद का बिजनेस खुद से बनाना है, खुद की रोजी खुद कमानी है, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और आपको उस एटीट्यूड को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए आपको बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका हर एक पल सबसे पहले आपको खुद को बनाना है और उसके बाद सेकेंडरी आपके एम्प्लॉयर को बेनिफिट दे रहा है। सेकेंड चीज़ है जो आज का यूथ बहुत ईजिली फॉलो कर रहा है, दैट इज एक्सक्यूज देना। किसी बात में कुछ भी किसी से कहा जाए, एक्सक्यूज है आपके पास, एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। एक्सक्यूजेस में बहुत बड़े रीजंस हैं जो बहुत बुरे हैं। आप एक्सक्यूज में, आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपने अच्छा नहीं पढ़ा, आपका कोई पार्ट कमज़ोर रह गया, आप सबसे पहले माँ बाप को दोष देना शुरू करते हैं। मेरे माँ बाप ने ये फैसिलिटी नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, मुझे यहाँ पढ़ाना चाहिए था, मुझे ये एक्सपोजर देना चाहिए था। इसे बंद कीजिए। आप एनवायरनमेंट को दोष देते हैं, अरे क्या बोलूँ, हम लोग का तो ऐसा एरिया है कि यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है। इस संसार को ईश्वर ने अगर बनाया है तो हर जगह उसने उस विभिन्नता के साथ अपॉर्चुनिटीज़ को दिया है। अब उसे ढूंढ के निकालना हर एक इंडिविजुअल का ड्यूटी है, काम है। इसलिए आप एनवायरनमेंट को एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिए। आप स्कूल्स को कि मेरी स्कूलिंग ऐसी थी, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी दोष देना बंद कीजिए। जिस दिन आप ये काम कर लेंगे तो सारा दोष सिमट के अपने आप में आ जाएगा। और मैंने पहले भी कहा, आप अपने प्रेजेंट सिनारियो के लिए, स्थिति के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। हो सकता है ये इग्नोरेंस की वजह से हो सकता है ये आपकी लापरवाही की वजह से हो सकता है ये आपका अल्हड़पन
हो सकता है वो सजगता नहीं आया हो कि एक दिन मुझे ग्रेजुएट होना, खुद के पाँव पे खड़ा होना, एक संसार को बनाना है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट्स होंगे। हो सकता है आप में वो सोशल कंसर्न अगर बोले, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, वो नहीं डेवलप हुआ है। आपको ये खबर नहीं है कि मेरे कारण भी 5 लोगों का जिंदगी चलने वाला है। अगर आप थोड़े ब्रॉडर सेंस में आए, मैं अभी आ रहा हूँ उस टॉपिक पे, तो आप बहुत ऊंचा पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले ये नेगेटिविटी से बाहर आइए। अब मैं पुराने स्टेप्स को फिर से दोहरा रहा हूँ। गेट जॉब, बी एनग्रॉस्ड मीन्स जॉब किसी भी तरह का मिले और उसको एकदम जम के पकड़ लीजिए, उस पर जम के लगिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब स्किल डेवलप कीजिए और उसके बाद फिर नॉलेज गेन कीजिए। नॉलेज गेन होगा, एक्सपीरियंस गेन होगा और उसके बाद जो आएगा आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। एक लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग हर के व्यक्ति के लाइफ में आना चाहिए। ये सिर्फ आपके अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किस लेवल पे कितने इनकम से मैं एक सेटिस्फैक्शन को पा सकता हूँ या मेरी जो भी स्थिति है उसी में मुझे खुश रहना है और इसके साथ मुझे परस्पर रेगुलर ग्रोथ के लिए डेवलप करते जाना है, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। हो सकता है कि हम लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया भी अर्निंग करना शुरू करें तो हमें शांति नहीं हो। इसलिए वो एक पैरामीटर को सेट करना जरूरी है एक लेवल पे कि मुझे कितना अर्निंग से कितना अर्निंग किस पीरियड में जाना है और उस समय मुझे, क्योंकि ये आपको पॉजिटिवनेस देगा, ये आपको फ्रस्ट्रेशन से दूर करेगा, ये आपके अंदर हमेशा एनर्जी को डेवलप करेगा। तभी जाकर आप मेहनत कर पाएंगे, तभी जाकर आप लगे रहेंगे। अब इसके बाद क्या है कि एक बार जब ये 1 साल का पीरियड पार होता है, आपके पास एक्सपीरियंस, स्किल सारा डेवलप हो गया है, तब आप ट्राई कर सकते हैं उसके पैरेलली सरकारी जॉब्स है, अर्ध सरकारी जॉब्स है, प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब है। आपका हॉरिजन ही चेंज हो जाएगा, आपका नॉलेज बेस ही चेंज हो जाएगा। वंस यू विल वो काम वाला कॉलेज में पहुंच जाएंगे, वो एम्प्लॉयमेंट, वो इंडस्ट्री वाला कॉलेज में एंटर करके वहां से निकलेंगे तो आपका हॉरिजन ही चेंज हो जाएगा और आपके पास फिर काउंटलेस जॉब्स है, आपके पास काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज है और आप पैरेलल एक के बाद एक स्टेप्स वहां तक बढ़ते जाएंगे जितनी आपकी कैपेबिलिटी है और जितना स्किल आप अपने अंदर डेवलप करते हैं। Now I will lastly talk about develop broader personality. आपको संकुचित अवस्था से बाहर होना है। क्या एक बरगद के पेड़ को अगर हम एक गमले में लगा दें, थोड़ा ग्रोथ के लिए तो ठीक है, क्या वो लगता है कि वो साल 2 साल 5 साल उसमें ग्रोथ कर पाएगा? आई होप यू ऑल विल टेल नो, ये सच है। उसी तरह से आप एक इंसान, एक कोई भी इंसान कितना डेवलप कर सकता है वो अनलिमिटेड है। हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। हम कहाँ तक जा सकते हैं वो सारी चीज़ें अनलिमिटेड है और उसके लिए हजारों उदाहरण आपके सामने हैं। आप एक बरगद की पेड़ की तरह अपने आप को बड़ा कीजिए। अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का? कि आपको खुश होना है। खुशी कहाँ से मिलेगी? जब आपके बेसिक लेवल के नीड्स एक लेवल में फुलफिल्ड रहेंगे, प्लस आपको एक संतुष्टि का लेवल होगा, एक रूटीन सेट होगा। आप सोशल बनिए, लोगों से जुड़िए, मदद कीजिए, मुफ्त में ढेर खटिए। मुफ्त में ढेर खटिए का मतलब है रियली आप जहाँ भी हैं, जितने वक्त तक हैं, खूब जम के काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। इससे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन आएगा, इससे आपका पब्लिक रिलेशंस बढ़ेगा जो आपको फ्यूचर में काम देगा। आप संकुचित मत बनिए। आप ऐसा मत सोचिए मैं जो जान रहा हूँ अपने जूनियर्स को नहीं बताऊंगा, मैं जो जान रहा हूँ किसी को शेयर नहीं करूँगा, मेरा काम छीन जाएगा। नो, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर स्किल है, आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि मार्केट में जॉब की कमी नहीं है। एक कहावत है, देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, देयर इज लैक ऑफ स्किल्ड पीपल। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, स्किल्ड पीपल की कमी है। तो जब ये स्टेज आएगा, जब आपको संतुष्टि होगा, आप फील करेंगे, तो आपका ग्रोथ निश्चित है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुश होकर एक संतुष्ट अवस्था में जो भी स्थिति है वहां से पैरेलली धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करें और इसके साथ ही और जीवन को जम कर एंजॉय करें। यही मेरी विशेष है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, वंदे मातरम।